हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। इस टॉपिक के तहत हम लोग 153 तक जो है क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 154 से। आपको बताना है कौन सी जो विशेषता है वैल्यू एडेड टैक्स की नहीं है, यानी मूल आधारित कर की विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है वैल्यू एडेड टैक्स की जो विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन को देखिए, इसमें कहा गया है कि मूलभूत रूप से जो है केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकार का जो दायित्व है इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में जो विशेषता दिया गया चार में से, वो डी जो है आपका सही जवाब है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स की यह विशेषता नहीं है। बाकी ए, बी और सी ये वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषताएं हैं। आप तीनों ऑप्शन को जो है ऑब्जर्व कर लीजिएगा। देखिए, जो मूल आधारित कर होता है, जो वैट होता है, जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है जिसमें उत्पादन या वितरण श्रृंखलाओं में लेन देन के प्रत्येक चरण में हुए मूल संवर्धन पर कर लगाया जाता है। साथ ही यह वस्तु और सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर है। इसी तरह जो है आपका ए, बी, सी सही कथन है। डी जो कथन दिया गया है वो वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में नहीं है। 155 है, मूल्य वर्धित टैक्स यानी वैट लगाया जाता है किन पे? तो उत्पादक कह सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उत्पादन के अंतिम बिक्री तथा प्रत्येक स्तर पर, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सेन वैट, इसका संबंध किससे है? जो सेन वैट है इसका संबंध आपको बताना है, इसका संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सेन वैट का सेनवेट मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इसका संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, तो सी लग गया है, तो सेंट्रल। 157 है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में जो है लागू किया गया था? संपदा कर भारत में पहली बार जो है 1957 में लागू हुआ था। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1957। ठीक है। 158 है, सेवा कर की वर्तमान दर भारत में कितने प्रतिशत है? इसका सही जवाब है 12%। 2006 का क्वेश्चन है। प्रश्न काल के समय सेवा कर की दर जो है 12% था। वर्तमान में जो है इस कर को जीएसटी के तहत शामिल कर लिया गया है। 159 है, वर्ष 2009-10 में सेवाओं जो सेवाएं हैं, सर्विस हैं, जो सेवा कर के दायरे में रही, इनकी संख्या कितनी थी? 2009-10 में जो सेवाएं हैं जो सेवा कर के दायरे में रही, इनकी संख्या 110 थी। ए ऑप्शन। क्वेश्चन यह 2009 में 9 में भी पूछा गया और 2008 में, दोनों मेंस में ही पूछा गया है। बजट 2009-10 में देखिए, सेवा कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं की जो संख्या थी वो 109 थी। प्रश्न काल के संदर्भ में जो है विकल्प आपका जो सही होगा, निकटतम उत्तर ए है। लेकिन बजट 2013-14 में जो सेवा कर के दायरे में आने वाले वस्तुओं की जो संख्या थी वो थी 117। ठीक है, दो इसमें से हट गए थे। 2013-14 से नकारात्मक सूची यानी 17+2 यानी 19 वस्तुओं में वर्णित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर जो है सेवा कर का जो है प्रावधान किया गया है। नकारात्मक सूची में जो है प्री स्कूल, स्कूली शिक्षा, रिहायशी मकानों को किराए पर देना, सार्वजनिक परिवहन, कृषि, प्रजनन, उत्पादन, प्रसंस्करण आदि जो चीजें हैं इसमें शामिल है। वर्तमान में इसे जीएसटी में जो है शामिल कर लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 160 है, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करके बताना है कि कौन सा जो कूट है सही है। देखिए, इसमें जो सही है आपको बताना है सेवा कर के संदर्भ में, पहला जो दिया गया है यह एक प्रत्यक्ष कर है, तो देखिए ये सही नहीं है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। और यह जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो जाहिर सी बात है यह इनडायरेक्ट टैक्स है, तो दूसरा आपका सही जवाब है। तीसरा जो है 1994-95 की अवधि में जो है यह लागू किया गया है, तो केवल 2 और 3 आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन। ठीक है, और इसके बारे में 2 लाइन है। सेवा कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे चलाया समिति, इस समिति का नाम याद रखना है,
चिलया समिति जो है इसको संतुति की थी, और मतलब इन्हीं की संतुति पे 1994-95 के वित्तीय वर्ष के अवधि में जो है लागू किया गया था। और जो यह विषय है किस मतलब सूचिका है, संघ सूचिका। 161 है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है 1994-95। 162 है, भारत में अब जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर स्थापित करने के लिए जो प्रस्तावित है, आपको बताना है 1 अप्रैल 2012 को। बी ऑप्शन। देखिए जीएसटी जो है अप्रैल 2012 से स्थापित करने के लिए प्रस्तावित था। बी विकल्प जो आपका दिया गया है प्रश्नकाल के अनुसार सही होगा। वर्तमान में 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हो गया है। ठीक है, 1 जुलाई 2017। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जिसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष करों का अंश वर्तमान में लगभग कितना है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष करों का अंश आपको वर्तमान में लगभग में बताना है, कितना है? लगभग 5%। न्यू डेटा के अनुसार आपको जो है इसका जो है डेटा याद रखना है। 2021-22 के अनुसार जीडीपी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का जो प्रतिशत है आप देख सकते हैं। बजट 2019-20 में प्रत्यक्ष कर का जो प्रतिशत था 5.2% और अप्रत्यक्ष कर का 4.7%। 2020-21 में जो संशोधित अनुमान है प्रत्यक्ष कर का 4.7% है और जो अप्रत्यक्ष कर है 5.1% है। 2021-22 में जो आपका दिया गया प्रत्यक्ष कर कितना है? 4.9 और अप्रत्यक्ष कर 5%। 164 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने वैट प्रणाली लागू नहीं की है? आपको नीचे दिए गए कोड का जो है सही उत्तर चूज करके ऑप्शन को टिक करना है। देखिए इसमें जो है मतलब कि किन राज्यों में से जो है आपको बताना है कि वैट प्रणाली लागू नहीं की है। तो देखिए आपका जो छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है, यानी 2 और 4 ये जो राज्य हैं वैट प्रणाली को लागू नहीं किए हैं। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2005 को लागू वैट प्रणाली को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, इन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी। कांग्रेस शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तो इसे लागू किया गया, किंतु छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया। तो प्रश्नकाल के संदर्भ में जो आपका अभिष्ट उत्तर होगा विकल्प डी होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में वैट लागू अब जो है हो गया है, बाद में मतलब हो गया था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 165 है, दिसंबर 2005 तक भारत में जिन राज्यों ने मूल्य वर्धक कर लागू नहीं किया उनकी संख्या कितनी है? क्वेश्चन देखिए ये 2004 का है, यूपीपीसीएस जो है आपका मेंस में पूछा गया है, स्पेशल मेंस में। इसमें जो मतलब उस समय के अनुसार अगर बात करें तो 8 है इनकी संख्या, मतलब 8 राज्यों ने मूल्य वर्धक कर जो है लागू नहीं किया था। और कौन कौन से राज्य थे? 5 राज्य जो थे वो भाजपा शासित थे, गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 2 अन्य राज्य थे, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इन्होंने वैट को जो है लागू नहीं किया था। ठीक है, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने देश के शेष राज्यों में जो है वैट को 1 अप्रैल 2005 से लागू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 166 है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू कब हुआ था? तो सही जवाब है 2005 में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर जो है लागू हुआ? वो है हरियाणा, सी ऑप्शन। मतलब कि भारत में सबसे पहले वैट लगाने वाला जो राज्य था वो हरियाणा था। 168 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? जिन राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है वो राज्य हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये 2006 का क्वेश्चन है, स्टार किया गया है, इस पे स्टार का मार्क लगाया गया। क्यों? देखिए देश के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बिक्री कर लागू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन किया गया।
दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंध। केलकर समिति की द्वितीय रिपोर्ट ने गृह निर्माण ऋण से संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिशें जो है कायम रखी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है आपको बताना है। इसका देखिए सही जवाब होगा आपका सिर्फ जो मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट है, केवल बी आपका सही जवाब है, दूसरा, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध जो है केलकर समिति के द्वितीय रिपोर्ट ने गृह निर्माण ऋण से संबंधित छूटों की समाप्ति सहित अपनी प्रारंभिक सिफारिशें जो है कायम रखी। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का समामेलन पंजाब नेशनल बैंक में ना होकर कहां हुआ है? ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। तो पंजाब नेशनल बैंक में जो है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का सम्मेलन, मतलब कि उनका कह सकते हैं कि सम्मेलन नहीं किया गया है। कहां पे, किस बैंक में किया गया है? ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। केलकर समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि आवास ऋणों पर ब्याज में आयकर की छूट 1.5 लाख रुपए के स्थान पे 50,000 रुपए के ब्याज पर हो और 5 लाख रुपए के आवास ऋणों पर जो है 2% का वैकल्पिक ब्याज राहत जो है प्रदान किया जाए। तो इनके सिफारिश था केलकर समिति का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, भारत में किसने जो है आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? वो थे जेम्स विल्सन, सी ऑप्शन। 1860 को 24 जुलाई 1860 को भारत में जो है जेम्स विलियन के द्वारा जो है आयकर का जो है आरंभ किया गया था। यह ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। आधुनिक समय में आयकर जो है व्यक्ति की आय पर लगाए जाने वाला एक वार्षिक कर है। ठीक है, तो जो वर्तमान समय है, जो आधुनिक अब का समय है, आयकर जो है व्यक्ति के आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है, एनुअल टैक्स है। 171 है, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है? वो है आपका आयकर। ऐसा कर जो वस्तुओं पर आरोपित होता हो, यानी अर्थात जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ऐसा कर जो वस्तुओं पर आरोपित होते हैं वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि ही करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत प्रत्यक्ष कर के कारण वस्तुओं के मूल्य अप्रभावित रहते हैं। उपयुक्त विकल्प में आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, इसके कारण वस्तुओं में मूल्य की जो वृद्धि होती है नहीं मतलब होती है, वस्तुओं के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती है आयकर के कारण। 172 है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है सीमा कर। ठीक है, इसका जो एक पॉइंट मतलब कि जो कह सकते हैं कि इसमें सी ऑप्शन, वैसे देखिए सीमा कर यानी सीमा शुल्क जो है इसका सही जवाब होगा। एक लाइन में जो इसमें इंफॉर्मेशन है, केंद्र सरकार द्वारा आयात निर्यात पे लगाए जाने वाला जो कर का सीमा है, जो कस्टम ड्यूटी है, इसके नाम से जो है जाना जाता है। तो सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के नाम से जो है आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर के रूप में जो है जाना जाता है। 173 है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? वह है आपका आयकर। प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसके मौद्रिक भार को दूसरे पर विवर्तित नहीं किया जा सके, अर्थात प्रत्यक्ष करों के संबंध में कर से उत्पन्न इंपैक्ट यानी काराघात और इंसिडेंस यानी कारापात उसी व्यक्ति पर पड़ता है मतलब जिनके ऊपर ये आरोपित किए जाते हैं। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर इत्यादि जो है ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित किए जाने वाले वस्तुओं पे जो है लगाया जाता है। यह वस्तु की वास्तविक बिक्री पर नहीं बल्कि उक्त वस्तु के उत्पादन पे लगाया जाता है, बिक्री पर नहीं, उसके उत्पादन पे लगाया जाता है। ठीक है, जो उत्पादन मतलब उत्पाद शुल्क होता है। जो उत्पाद शुल्क है यानी एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ जो सेल्स टैक्स है या कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है आदि, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। जबकि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स एवं जो संपत्ति कर या वेल्थ टैक्स जिसे हम कहते हैं, ये सभी जो टैक्सेज मतलब कि टैक्सेस हैं वो आपका क्या है?
प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से मतलब टैक्स जो है आपका, कौन सा शुल्क जो है डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स है, इसी में आपको बताना है। तो जो इंपॉर्टेंट है जैसे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सारे जो चीजें है ना आपको ध्यान में रखना है। 175 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आपका सही जवाब है संपदा कर। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। निम्न में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है? देखिए बार बार वही क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, प्रत्यक्ष कर कौन है, अप्रत्यक्ष कर कौन है, यही पूछा गया है। तो आपको यही याद रखना है और ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। 5-6 जो मतलब कि करे हैं उनको ही याद रखना है, जो मैंने ऊपर में डिस्कस किया है। तो बिक्री कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, बाकी जो इसमें कर दिया गया है वो सारे क्या है? प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद 177 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित करों पर विचार करके कि कौन कौन से जो है कर अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आते हैं। तो देखिए अप्रत्यक्ष कर हैं आपके सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, 2 और 4। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 178 है, कौन सा कर यानी जो टैक्स है प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बिक्री कर जो है ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स है। बिक्री कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है, इसको खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है यह कर है? आप कोई वस्तु खरीदते हैं, उस समय जो आप टैक्स के रूप में भुगतान करते हैं वो किस प्रकार का जो है टैक्स होता है, यही आपको जो है बताना है। अब बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको थोड़ा भी उसका मतलब कि अवलोकन आप कर पाते होंगे या ऑब्जर्व किए होंगे तो आप सही इसका जवाब जो है दे पाएंगे। देखिए राज्य सरकार के द्वारा जो है यह टैक्स जो है मतलब आरोपित और संग्रहित किया जाता है। तो यह डी ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा आरोपित और संग्रहित, जो आप मतलब कि कोई वस्तु या इसमें टूथपेस्ट दिया है तो आप खरीदते हैं, तो उस समय जो आप टैक्स के रूप में भुगतान करते हैं वो क्या है? राज्य सरकार के द्वारा आरोपित होता है और खुद संग्रहित भी होता है। भारत में विक्रय कर वह कर है जो सरकार देश में किसी वस्तु के विक्रय या खरीदारी पर लगाती है। यह एक प्रकार का जो है इनडायरेक्ट टैक्स है जो सीधे उपभोक्ता या खरीदार से वसूल किया जाता है। यह कर केंद्रीय सरकार यानी केंद्रीय विक्रय कर और राज्य सरकार यानी राज्य विक्रय कर दोनों द्वारा जो है मतलब कि लगाया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य का अपना विक्रय कर अधिनियम है जिसके अंतर्गत विभिन्न दरों पर विक्रय कर वसूल किया जाता है। जब कोई टूथपेस्ट खरीदते समय हम विक्रय कर का भुगतान करते हैं या कोई वस्तु खरीदते समय हम विक्रय कर का जो भुगतान करते हैं वह राज्य सरकार के द्वारा आरोपित और संग्रहित किया जाता है, जबकि केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम में प्रत्येक विक्रेता द्वारा बेचे गए सामानों पर विक्रय कर का वास्तविक भुगतान अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जो है किया जाता है। अंतरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तुओं के विक्रय या खरीद पे कर को केंद्रीय विक्रय कर के अधिकार क्षेत्र में जो है रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, बताना है कि कौन से मतलब कि जो इसमें कर है वो प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर और प्रतिभूति लेन देन पे जो कर लगता है वो सारे यानी इनमें जो तीनों ऑप्शन मतलब तीनों जो स्टेटमेंट दिया गया है ये तीनों जो है आपका क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए प्रश्नगत विकल्प में जो अनुषंगी लाभ कर दिया गया, प्रतिभूति लेन देन कर दिया गया है और ब्याज कर दिया गया है, ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 181 है, भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है? वह है पूंजी लाभ कर। इसका संबंध निगम के आय से नहीं है। सामूहिक प्रश्नगत विकल्प में सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, कंपनियों के लाभ पर कर, तो निगम कर की आय से संबंधित है। फिर से समझिएगा, जो विकल्प में दिया गया है सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, कंपनियों के लाभ पर कर,
तो निगम की आय से संबंध रखते हैं, जबकि पूंजी लाभ कर जो है निगम के आय से संबंध नहीं रखते हैं। तो पूंजी लाभ कर जो है निगम के आय से संबंधित नहीं है, यही बात जो है आपको ध्यान में रखना है। 182 है, कौन सा कर जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है। देखिए, जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, मनोरंजन कर होता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है, ध्यान में रखना है। मनोरंजन कर भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 2 में जो है राज्य सूची जिसमें दिया गया है इसके अधीन आता है। सूची 2 में उल्लेखित मदों पर राज्य सरकारें जो है कर आरोपित करती हैं। तो राज्य सरकार से संबंधित जो है उसमें मदें दी गई हैं, और उन सारे मदों पे जो है जो सूची 2 में दिया गया है राज्य सूची, उसमें जो है आपका राज्य सरकार जो है कर मतलब आरोपित करती है। 183 है, निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों के द्वारा कौन सा कर जो है नहीं लगाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा कौन सा कर इन 4 ऑप्शनों में नहीं लगाया जाता है, वो है कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर। निगम कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, ठीक है, न कि राज्य सरकार। 184 है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है। इसका सही जवाब है, आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, सीमा शुल्क, ठीक है। तो सीमा शुल्क जो है इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। सीमा शुल्क राज्य सरकारों में राजस्व कर का जो है भाग नहीं होता है, यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सीमा शुल्क से तात्पर्य ऐसे शुल्क से है जो आयातित निर्यातित वस्तुओं पे जो है लगाया जाता है। 185 है, शराब पर उत्पादन कर किनके द्वारा जो है लगाया जाता है। तो सही जवाब है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार का मतलब जो शराब के उत्पादन पे जो कर लगाया जाता है राज्य सरकारों का, ये बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होता है। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और इसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची 2 जिसमें राज्य सूची के संबंध में मद दिए गए हैं, 8वें मद में जो है इसका स्थान है। 186 है, कंपनी कर वह कर है जो लगाता है कंपनी की आय है उस पे जो है कंपनी कर मतलब वह कर होता है जिस पे लगता है। तो कंपनी के आय पर कंपनी कर लगता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कंपनी की आय यानी लाभ पर लगने वाला कर जो है कंपनी कर है, जो निगम कर या जिसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं। 1960-61 के पूर्व कंपनी के आय पर जो कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहा जाता था। 1960-61 से सुपर टैक्स के स्थान पर कंपनी कर या निगम कर लगाया जाने लगा। 187 है, भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का जो स्थान लेगा, कौन लेगा? वह आपका विक्रय और क्रय कर का, प्रवेश कर का, पर्यावरण कर का, उपयुक्त सभी का। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1 अप्रैल 2005 से लागू वैट यानी मूल्य संवर्धित कर के आरोपण के पश्चात उपयुक्त तीनों करों का जो अस्तित्व है अब समाप्त हो गया। वर्तमान में वैट को जो है जीएसटी में समाहित कर लिया गया है। 188 है, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो है केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है? वह उत्पाद कर, आय पर उपकर और तट कर। डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नकाल के संदर्भ में कुछ कर जो है केवल केंद्र सरकार के माध्यम से वसूले जाते थे, लेकिन उन्हें राज्यों के साथ बांटा जाता था, शेयर किया जाता था। जैसे उत्पाद कर, आय पर उपकर जो है और तट कर, ये सारे जो थे किनके द्वारा? केंद्र सरकार के माध्यम से वसूला जाता था, लेकिन राज्यों के साथ भी जो है शेयर किया जाता था। तो आपका जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इन तीनों को जो है मतलब कि सही जवाब है इन तीनों में। और वर्तमान में अगर बात करें तो राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों की समग्र प्राप्तियां जो है इसमें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है हिस्सा प्राप्त होता है। 189 है, 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी? तो आयकर के द्वारा। आयकर विभाग ने जो है ई सहयोग योजना का शुरुआत किया था, और उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जो थे वो थे अरुण जेटली। 27 अक्टूबर 2015 को पायलट परियोजना के आधार पे
पैन कैप और ई सहयोग योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में भागीदारी करते हुए आयकर विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया था। ई सहयोग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की कागज रहित पहले हैं और इन दोनों पहलों का जो उद्देश्य था करदाताओं के लिए कर भुगतान प्रणाली को सुगम और सरल बनाना है। 190 है इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। 3 कथन है। पहला है यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। दूसरा, केंद्रीय राज्य योगदान 15% और राज्य योगदान जो है 25% है। तो बताइए इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है। इसमें जो सही है पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसमें जो है रॉन्ग है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए भारत सरकार इंटीग्रेटेड जो लो कॉस्ट सैनिटेशन है ILCS है, इस योजना का जो वर्ष है 1980 से मतलब कि क्रियान्वित वर्ष है। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। वित्त पोषण की जो पद्धति है केंद्रीय सब्सिडी 75%, राज्य सब्सिडी 15% और लाभार्थी अंश 10%। 191 है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार जो ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा है वो कितना है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा जो है 10 लाख रुपीज है, सी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न काल के दौरान अगर बात किया जाए तो ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए थी, परंतु वर्तमान में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी जो संशोधन बिल 2018 था इसके अनुसार ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्ष 2018 से जो है 20 लाख रुपए जो है कर दिया गया है। 192 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय निवेश निधि के जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करके बताना है कि कौन सा जो कथन है इसमें सही है। 4 कथन दिया गया। पहला कथन देख लीजिए। पहला कथन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंधन करता है। दूसरा, राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है। और इसमें जो तीसरा है कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में जो है नियुक्त की जाती हैं। और चौथा जो है आप देख सकते हैं वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए जो है प्रयुक्त होता है। आपको बताना है इसमें कौन सही है। ठीक है। 4 स्टेटमेंट है। आपको राष्ट्रीय निवेश निधि के संदर्भ में विनिवेश प्राप्तियां जो पहुंचती है इसी के संदर्भ में जो है आपको इन कथनों पर विचार करके सही जवाब देने हैं। इसमें जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में जो है नियुक्त की जाती हैं। चौथा जो दिया गया है कि वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो तीसरा चौथा स्टेटमेंट आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर 2005 को सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि यानी NIF की स्थापना की जिसमें लाभ अर्जित करने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों में केंद्र सरकार की अल्पांश शेयर धारिता की बिक्री से लाभ प्राप्त राशि को जो है जमा किया जाता है। इस निधि का रखरखाव भारत सरकार के संचित निधि से अलग किया जाता है। विनिवेश से प्राप्त राष्ट्रीय निवेश निधि में जमा राशि का उपयोग सरकार के सामाजिक क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। वो कौन से कार्यक्रम है? मनरेगा है, इंदिरा आवास योजना है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। इसमें जो है इस वित्त पोषण का मतलब इन योजनाओं के वित्त पोषण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है, त्वरित विद्युत सुधार कार्यक्रम है। ये सारे जो है आपको याद रखना है। और इसमें जो है उल्लेखनीय है कि इस निधि का प्रबंध सार्वजनिक क्षेत्र के 3 कोष प्रबंधकों कौन कौन जीवा बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और UTI म्यूचुअल फंड के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 193 है वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1997 लागू की गई थी। इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1997 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 194। आपको स्तंभ जो क है और स्तंभ ख है इसके साथ मिलान करना है। ठीक है,
आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि जो नीति दिया है, इसका जो संबंध है सन 2000 ईस्वी से है, तो एक का 3। जो समुद्री मत्स्य नीति है, इसका संबंध है सन 2004 से। नवीन विदेशी व्यापार नीति, इसका संबंध है, सॉरी 2004 कहां पे है, गलत हो गया। राष्ट्रीय कृषि नीति का संबंध 2000 से है, और ये समुद्री मत्स्य नीति का संबंध 2004 से, तो 2004 ये रहा। और नवीन विदेशी व्यापार नीति का संबंध 2014 से है, और 7वां वित्त आयोग का संबंध 1978 से है। इस प्रकार जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, 1 का डी, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, इस तरह से डी ऑप्शन सही जवाब है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्री जो मत्स्य नीति है, समुद्री मत्स्य नीति, यह जो है 2004 में। नवीन विदेश जो व्यापार नीति है 2014, और 7वां वित्तीय आयोग का जो संबंध है 1978 से है। क्वेश्चन नंबर 195 है, संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली अक्टूबर 2016 में यह घोषित किए कि आय घोषणा योजना 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषित काला धन है लगभग कितना करोड़ रुपया जो है इन्होंने जो है घोषणा किया था। आप देख सकते हैं 65,250 करोड़ रुपए। अरुण जेटली यानी जो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 अक्टूबर 2016 को यह घोषित किया कि जो आय है 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषित काला धन कितना है, 65,250 करोड़ रुपए। 196 नंबर है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष पे जो है वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, इसके अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी एक वित्त आयोग का जो है गठन किया जाएगा। और इनके कार्य क्या होंगे? इनके कार्य निम्न हैं। पहला है केंद्र और राज्य के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण और इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना। दूसरा है भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत जो है सुझाना। और तीसरा है सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पे जो है अपनी संतुति देना। 197 नंबर है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का जो है गठन का प्रावधान किया गया है? वह है आपका आर्टिकल 280। इसमें वित्त आयोग के गठन का जो है प्रबंध किया गया है। 198 है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का जो बंटवारा किया जाता है किनके सिफारिश पे? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है वित्त आयोग के सिफारिश पे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग के सिफारिश पे किया जाता है। 199 है, भारत में वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 200। 15वें वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का जो हिस्सा है कितना है? इसका सही जवाब है 10.06%। देखिए, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य जो पूल है, जो डिविजिबल पूल है, इसमें बिहार का जो हिस्सा है 10.06% है, जबकि 14वें वित्त आयोग के आधार पे कितना था? 9.67%। 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में हिस्सेदारी के आधार पे उत्तर प्रदेश 70.93% प्रथम और बिहार जो है द्वितीय स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 201 है, 14 नवंबर 2007 को 13वें वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मतलब नियुक्त किया गया था कह सकते हैं। ये 2006 मतलब 2006 और 2004 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अनुसार आपको जवाब देना है। तो देखिए, 2007 में जो 13वें वित्त आयोग था, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर। सी ऑप्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 13वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जो है 14 नवंबर 2007 को डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में किया था। इसकी सिफारिशें जो थी 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक का था। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है एनके सिंह की नियुक्ति की गई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू की गई थी, लेकिन बाद में आयोग के द्वारा 2020-21 के लिए एक अलग मतलब 1 वर्षीय रिपोर्ट जो है पेश की गई, जिसमें जबकि 2021-26 तक के लिए जो है एक अलग रिपोर्ट पेश की गई। अतः कहा जाता है कि मतलब कहा जा सकता है कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है 2021 से 26 तक के लिए लागू होंगी। क्वेश्चन नंबर 202 है 13वें वित्त आयोग की सिफारिश का प्रावधान किस अवधि से संबंध है? तो 2010-15 से। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 203 है 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की जो समयावधि है वो कौन सा है? 2010 से 15 के बीच। और इसी के साथ इस मतलब कि सेशन को अभी समाप्त करते हैं।